तो बाल को पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में कुछ ऐसा धुंधला धुंधला तो नहीं हो रहा? चलो मैं कुछ धुंधला धुंधला रिवाइज करा देता हूं, है ना? कभी दिमाग में ऐसी परछाई बन रही हो सर ऐसे ही हो रहा हमारे साथ। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? है याद आ गया? है ना? आज नहीं चलेगी, चश्मा मिला आज में। पिछली क्लास में पढ़ा था, याद आ गया होगा। सबसे पहले सेक्शन कौन सा था? 13 होने लगाओ। 13 क्या बोलता है? कंसेंट एरिडम, यानी कि कंसेंट मैच होने लगी है। फिर क्या था? 14 ने क्या बोला? सुनो, हाँ सुनो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूं। 14 ने बोला फ्लॉ इन फ्री कंसेंट, यानी 5 चीजों से हमारी कंसेंट को फ्री नहीं माना जाता। वो 5 चीजें कौन सी? सबसे पहले क्या पढ़ी? ठीक है। अब क्वेश्चन में कितनी सेक्शन? 15। क्वेश्चन का आम आदमी का मीनिंग क्या था? धमकी। ठीक है, थ्रेट। और 4 बातें पढ़ी हमने। इंसान को धमकी देना या इंसान के साथ कमिट करना जो काम आईपीसी में मना है, स्पेशली 506 में जो मना है। ठीक है ना? एग्जाम में 506 लिखने की जरूरत नहीं है ना, राइट। इसके अलावा प्रॉपर्टी के साथ डिटेन करना या प्रॉपर्टी को सच में डिटेन कर लेना, जय धमकी देना, क्वेश्चन था। फिर हमने 3-4 केस पढ़ लिए थे, जो केस के नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन एक केस का नाम याद रखना था क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इज कमिटिंग सुसाइड इज कोर्शन। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन डिफाइन करना है, फिर आपको बता देना है कमिटिंग सुसाइड इज, यस कमिटिंग सुसाइड इज कोर्शन। चिक्कम मम्मी राजू चिक्कम, ऐसे कुछ था ना, है ना? अभी क्लास के बाद पूछना है ना, समझा के बाद? तो हमने ये बस ये वाला केस याद करना और क्या बताना है, बताओ। कमिटिंग सुसाइड, सुसाइड की धमकी देना कोर्शन होता है, भले आईपीसी में मना हो पर यहाँ पे कोर्शन होता है। ये बात हमने पढ़ ली थी बहुत डिटेल में, हमने पूरा सेक्शन 15 पढ़ लिया था, दिलो जान से पढ़ लिया था, है ना? उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। और एक बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें पता कैसे पढ़ा है? ऐसे नहीं पढ़ा है कि तुम पढ़ पाओ। कैसे पढ़ा है? मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाया है और ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूं हमेशा कि तुम दूसरों को पढ़ाए, है कि नहीं बात? राइट। हाँ, मैं तुम्हें स्टूडेंट नहीं बना रहा, मैं तुम्हें क्या बना रहा हूं? टीचर। मेरी दुकान पे मत, मेरी दुकान के आसपास मत करना, है ना? ठीक है, नारायण कह रहा आपके सामने खोलेंगे। ठीक है, नहीं घर के सामने तो कुछ नहीं है, मेरा ये जो कुछ है कि नहीं बात? तो मैं तुम्हें क्या बना रहा हूं सर? मैं तुम्हें टीचर बना रहा हूं कि तुम्हें याद रहे कि हाँ यार एक सर हमारे ऐसे थे जिन्होंने हमें स्टूडेंट नहीं समझा ना बनाया, क्या बनाया? टीचर बनाया था। तुम्हें तुम्हारे दोस्त कहते ना भाई समझ में नहीं आ रहा, कुर्सी खींचे ना, क्या बोलना उससे? आ बैठ मैं बताऊं तुझे, है कि नहीं बात? तो अब यही ऐसी बातें मुझे कैसे समझानी है? एग्जामिनर को समझानी है। अब एग्जामिनर को समझानी तो देखो उसे मुंह से बोलकर या बंदूक वगैरह दिखा के समझा नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा? लिख के समझाना पड़ेगा। बस लॉ में बस एक ही दिक्कत है, क्या? वो लिखने की प्रैक्टिस आपको दिलो जान से करनी है। मुझे पता है क्वेश्चन देख के एक बार रीड करके, डायरेक्ट तो पता ही होगा आपको, इनडायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडी पे एक बार रीड करके पता लगा दोगे आप कि ये हैरिस वर्सेस निकलसन है सर, बोल्टन वर्सेस जॉनसन सर, ये है कि नहीं बात? सर ये कार्लिन वाला केस है, मुझे पता है सारे केस आपको याद भी है, लेकिन मुद्दा क्या है? लिखना इंपॉर्टेंट है। लिखना सीख गए तो है ना, आराम से आएंगे 70 से ऊपर नंबर, आराम से आएंगे। बात समझ में आई ना? तो लिखने की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट ईमानदारी से तो घर पे लिखने की प्रैक्टिस करो। जो बच्चे कह रहे सर याद नहीं हो रहा, जो बच्चे कह रहे याद नहीं हो रहा, उनके लिए भाई एक ही मंत्र है, क्या? रोज एक पेज क्या करना है? लिख के देखना है, चाहे थ्योरी का हो चाहे केस स्टडी का हो, है कि नहीं बात? अब मान लो आज का होमवर्क मैंने तुम्हें दे दिया, क्या होमवर्क दे दिया? राइट द लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। मान लो यही तुम्हारे एग्जाम में आ गया, भाई डायरेक्ट क्वेश्चन भी तो आएगा, ये तुम्हारे एग्जाम में आ गया 5 नंबर में, राइट द लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। अब तुम्हें पता कोड वर्ड तुम्हें याद है उसके, है कि नहीं बात? राइट। जैसे मान लो कंसिडरेशन, लो परदेश में, फालतू, ऐसे आ गया। या मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन लिख दो, 25 1 25 2 25 इन एक्सप्लेनेशन, याद आ गया ना बात? 25 तेरे गम लव आजकल सनम, तुम्हें याद भी आ गई बात। समझ लो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, तो मैं एग्जामिनर को कैसे लिख के बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिस मुझे घर पे कर लेनी है। डायरेक्ट जंग में गोलियां नहीं चलाई जाती भाई, है ना? हमारा देश रक्षा बजट इसलिए बनाता है कि रक्षा बजट में कई इतना खर्चा, बजट समझते हो ना, खर्चा हमें अपने सैनिकों पे, अपने सिपाही पे खर्च करना पड़ता है कि एक्चुअल में जंग होगी तो कैसे लड़ेंगे, है ना? अगर हम बोले ना भैया क्यों वेस्ट कर रहे हो गोलियां,
सीधे जंग में लड़ेंगे तो जंग में हथियार चल नहीं पाएंगे, है कि नहीं बात। तो भैया तुम्हें यहाँ पे रक्षा बजट इसलिए बनाया जाता है कि इतना हम खर्चा कर देंगे, है ना, गोलियों पे, बंदूकों पे और उनकी प्रैक्टिस पर, तो तुम्हें रियल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज का होमवर्क ये तुम्हारा, आज का होमवर्क क्या है, राइट द लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, और दूसरा होमवर्क क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन। अब इन्हें घर जाकर लिख के देखना है, लिखा और किससे मैच किया, नोट से मैच कर लिया। तो तुम पाओगे धीरे 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 धीरे, तुम्हें पहली बार तुम्हें लगेगा यार मैं क्या लिख रहा हूं, ये क्या लिख रहा, समझ में नहीं आ रही बात, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिख दिया। लेकिन तुम्हें क्या लगेगा, 2-4 बार तुम लिख के देखोगे तो क्या होगा, हाँ मैच करने लगेंगी दोनों चीजें, है ना। 2-4-5-10 बार लिखने के बाद तुम्हें लगेगा कि जितना नोट्स में लिखा है उतना लगभग मैं उससे 50-60% क्या कर रहा हूं, लिख पा रहा हूं, उतना ही बहुत है 50-60%। कोई किताब थोड़ी लिख देगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो खुद नहीं लिख सकता किताब, है कि नहीं बात। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर एक दिन कोई केस स्टडी ले ली उसकी प्रैक्टिस कर दो, तो लिख के डेली देखना पड़ेगा। जितने भी महीने बचे उनमें एक ही काम करना है, क्या, रोज कितने मिनट लगेंगे बताओ लिखने में, 10 मिनट तो लगेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन होगा, 10 मिनट से ज्यादा तो दोगे ना एग्जाम में, बस तुम्हें 10 मिनट लिख के देखना। 10 मिनट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती कि 10 मिनट है आपने एक लॉ का क्वेश्चन लिख के देख लिया, बात खत्म। चाहे ये उम्मीद मत करो परफेक्ट है या खराब है, बस क्या करना है, लिखना है, बस लिखना है कि नहीं बात। अपनी बॉडी को ऑटोमेट करना है कि हाँ मैं लॉ का क्वेश्चन लिखना जानता हूं, बिना ये सोचे समझे कि मैं गलत लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं कोई बात नहीं, मैच किया देख लिया, हाँ ये गलती करी बंद कर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन अगले दिन लिखा। हर दिन सिर्फ 10 मिनट लिखना है ना। कसम है तुम सबको, मम्मी कसम है, ऐसे कसम तो तुम भूल जाओगे, सबको मम्मी कसम है तुम्हें, मम्मी कसम बड़ी खतरनाक चीज है, मैंने पहले ही बताया, है कि नहीं बात। तो चलो राइट शुरू करते हैं आज की बात। सर आज हमने, कल हमने पढ़ लिया था क्या, आज का खतरनाक टॉपिक समझना बहुत ध्यान से। अरे क्या हो गया दीदी, सुनना ध्यान से ना, थोड़ी वॉल्यूम। अरे पंखा देखो कितने चल रहा है, ध्यान सुनना थोड़ा, है ना। अंकल जी थोड़ा धीमे बोलेंगे, बीमार है ना। ये लो बैठे बैठे शादी होगी भाई, अगर तू ठीक समझे तो ठीक है जी। अंकल जी के मुझे पता है सुना, ये बात अभी तेरे से नहीं करनी चाहिए, रब जी ने कुछ ऐसा बना दिया, मैंने आज तक तुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया। रोने मत लगना आप कोई, सर मेरे घर वालों ने मेरी ऐसी शादी करवा दी सर। जाते जाते एक आखिरी सवाल दूंगा, समझ लो जाते। अंकल जी कह रहे जाते जाते बस एक अंतिम सलाह है, इच्छा है, इच्छा ही है। क्या कहते हैं अंकल जी ने, अंकल जी ने बोला कि भाई मैं एक आखिरी इच्छा, आखिरी इच्छा भैया देखो ये वक्त नहीं है कहने का, लेकिन फिर भी इसकी शक्ल देखना, शाहरुख खान तो गुस्सा हो रहा, चलो भैया हो गई शादी ना। अब ये देखो ये बेचारी परेशान हो रही नहीं हो रही, अंतिम इच्छा के चक्कर में बेचारे बताओ जब अच्छी शादी करवा दी अंकल जी ने। अंकल जी तो चले गए भैया।
क्या हो गया ये? अब ये बताओ, बेचारे परेशान हो रही नहीं हो रही है कि नहीं बात? अब ये बताओ, क्या सूर्य की शादी उसकी मर्जी से हुई? कैसे पता तुम्हें? नहीं नहीं, सूर्य की शादी तो उसकी मर्जी से हुई होगी, है कि नहीं बात? हो सकता है वो खुश हो रहा मनी मन, लेकिन ये बताओ क्या क्या तानी तानी नाम होता है चलो ना, रब ने बना दी जोड़ी, तुझ में रब दिखता है यार, मैं क्या करूं? सर मैंने बोला था एक को चाट लग गया था मेरे ये ले, अब दिखेगा तुझे असली में रब। तो ये बताओ, ये तानी जो है, क्या इसकी शादी इसकी मर्जी से हो रही है? नहीं ना, ये तो पता लग रहा है बेचारे। देखो यहां भी उदास है ना, यहां भी उदास है, ठीक है। और पिताजी ने जबरदस्ती यहां भी कह रही ठीक है पापा जैसे बोलोगे वैसे करूंगी, है ना। पिताजी भी इमोशनल क्या कर रहे हैं उसको, इमोशनल, यानी इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है, यानी। अच्छा बताओ, क्या पापा ने बंदूक दिखाई है? कर रही ना, कर रही शादी, कर रही ना, कर रही तो है। पापा ऐसे कैसे दिखा रहे हैं? बता ना, गोली चल जाएगी, बता। कर रही नहीं कर रही? नहीं दिखाई ना, तलवार नहीं लाया, तलवार नहीं लाया। क्या पिताजी ने तलवार दिखा दी? नहीं ना। अब पापा ने ना बंदूक दिखाई ना तलवार दिखाई, क्या सनी देओल की तरह चिल्ला रहे हैं चाहतों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, कहा क्या? बताओ, क्या धमकी दे रहे? क्या सोसाइटी की धमकी दे रहे कि बेटा तूने अगर उससे शादी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं तो वैसे मरने वाला हूं, मैं आत्महत्या करके मरूंगा? नहीं ना। यानी धमकी अगर नहीं है, किसी भी तरह की धमकी नहीं है, सुसाइड की धमकी नहीं है, मार पिटाई की धमकी नहीं है, गोली चलाने की धमकी नहीं है, चक्कू दिखाने की धमकी नहीं है, किसी भी तरह की धमकी नहीं, जो 506 में लिखी हो आईपीसी की, किसी भी तरह की धमकी नहीं है कि नहीं बात? जितने भी हमने केस पढ़े, अगर ये धमकी नहीं है तो फिर बताओ इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोला जाएगा इमोशनल ब्लैकमेल, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे सर? इमोशनल अत्याचार। और जिसे आप इमोशनल अत्याचार बोलते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं सर? जिसे आप इमोशनल अत्याचार बोलते हैं, उसे कानून की भाषा में क्या बोला जाता है सर? अनड्यू, बोलो समझ गए सर? समझ गए, समझ गए मुन्ना? समझ गए ना? अब देखो, अनड्यू अकाउंट्स का वर्ड है। अच्छा, ड्यू मतलब क्या होता है? ड्यू माउंटेन ड्यू नहीं, ये ड्यू मतलब क्या होता है? हाँ, क्या कोई चीज है ना, कोई लाइबिलिटी क्या है, बची है, बाकी है। और अगर मैं अन लगा रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो ड्यू नहीं है। अब वो चीज क्या है? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब मेंटल प्रेशर, है ना। मेंटल प्रेशर की वजह से क्या होना? प्रभाव पड़ना है, मेंटल प्रेशर की वजह से दबाव डालना, है ना। मेंटल प्रेशर, यानी एक ऐसा मेंटल प्रेशर जो अनुष्का के ऊपर क्या नहीं था? ड्यू नहीं था, है कि नहीं बात? अगर आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है जो ड्यू नहीं हो तो आप उसे क्या बोलेंगे सर? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? आप देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या लिखोगे एग्जाम में, है ना? डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन एंड ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज। यानी अगर एग्जाम में नंबर लेने हैं तो अपनी इच्छा से कुछ मत लिख के, है ना। मेंटल प्रेशर, है ना, ये दबाव वो दबाव, ऐसी कुछ बात नहीं लिखनी, है ना। आपको दो शब्दों को लिखना पड़ेगा तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। वो खतरनाक शब्द क्या है? एक तो ये येलो येलो डर्टी फेलो जो हो रहे हैं, एक तो आपको लिखना है डोमिनेट द विल, और क्या लिखना है? ये प्रूफ करना पड़ेगा। एंड मतलब साथ के साथ क्या किया गया है? अनफेयर एडवांटेज लिया गया है। अब अनुष्का के पिताजी के ऊपर लगाते हैं बात, अनुष्का के पिताजी के ऊपर लगाते हैं बात, है ना। क्या अनुष्का के पिताजी इस पोजीशन में है कि वो अनुष्का की विल को, अनुष्का की इच्छा को डोमिनेट, अनुष्का की इच्छा को दबा सके? है कि नहीं बात? राइट। और अगर अनुष्का की विल को, अनुष्का की इच्छा के खिलाफ जाकर, अनुष्का की मर्जी को दबाकर उन्होंने कोई एक काम जो कराया है, क्या वो काम अनफेयर एडवांटेज है या नहीं है? किसके लिए ना? बाबूजी के लिए तो एडवांटेज है, क्योंकि बाबूजी तो चाहते थे, बाबूजी तो चाहते थे भैया, है ना, शुरू से शादी हो जाए। लेकिन जिसकी इच्छा को दबाया गया, जिसके विरुद्ध ये काम किया गया, जिसके ऊपर इमोशनल अत्याचार किया गया है, उसके लिए क्या अनफेयर है कि नहीं है? यानी कि ए पॉइंट किसकी नजरों से है सर? बाबूजी की नजरों से। यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कहता है कि एक पार्टी किस पोजीशन में है? सामने वाले के इच्छा के खिलाफ जाकर उससे काम कराने की, वो भी बिना किसी धमकी के। और डोमिनेंट पार्टी जो है, डोमिनेंट पार्टी कौन होगी सर? अनुष्का, है ना। अनुष्का से क्या लिया जा रहा है? अनफेयर एडवांटेज लिया जा रहा है। यानी कि ऐसा एडवांटेज जो मेंटल प्रेशर डाल रहा है उसके लिए तो फायदा है, लेकिन जिसके ऊपर मेंटल प्रेशर डाल रहा है उसके लिए क्या है? नुकसान है। अब ये बताओ, शादी कैंसिल हो सकती है नहीं हो सकती? अनुष्का कह रहे बोल पेंसिल छुरी से,
शुद्धि फनी पार्टनर क्या बोल रही है बताओ। शादी कैंसिल हो सकती नहीं हो सकती? एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड या वॉइड? वॉइड कह रहे हैं, वॉइड या वैलिड? सारे बालक वॉइड। भाई वॉइड नहीं है, मुद्दे की बात सोचो। सर ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? पता क्यों वॉइडेबल होगा? क्यों? क्योंकि जज को जब तक नहीं पता लगेगा कि अनुष्का के ऊपर इमोशनली क्या किया गया है, अत्याचार किया गया, जब तक अनुष्का कहां ना चली जाए, जब तक वो कोर्ट ना चली जाए, या जब तक वो पुलिस स्टेशन ना चली जाए, है कि नहीं बात? तो जब तक अनुष्का पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी तब तक दुनिया क्या मान रही है? भैया जितने भी लोग खड़े हैं सब क्या मान रहे हैं? वैलिड है कि नहीं? है ना? जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अब सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ना, जितने भी लोग यहां बैठे क्या मान रहे हैं उसको? क्या अकेले शादी कर रहे हैं? और लोग बैठे हैं ना, अभी जितने भी लोग बैठे हैं, रो क्यों रहा है? रोने की बात नहीं इसमें, नहीं बात। तो जितने भी लोग बैठे हैं उन सबकी नजरों में शादी क्या है? वैलिड। क्यों? क्योंकि ये शायद अनुष्का की मर्जी से हो रही है। अब किसी को, सबको ये लगेगा ही, किसी को ये थोड़ी पता है कि अनुष्का को उसके पिताजी ने मरते टाइम पे अंतिम इच्छा के तौर पर उसके ऊपर मेंटल प्रेशर, इमोशनल अत्याचार किया है। तो यही बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो दुनिया की नजरों में चीज वैलिड है, लेकिन दो पार्टीज के बीच में वो वैलिड नहीं होनी चाहिए, वही कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वही कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, वॉइड कराने लायक होते हैं। ये शादी पूरी दुनिया के लोगों के लिए क्या है? वैलिड है। सबको लग रहा है भैया सूर्य अनुष्का अपनी मर्जी से कर रहे हैं शादी, लेकिन सिर्फ अनुष्का को पता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही। कैसे कर रही हूं? अपने पिताजी के मेंटल प्रेशर में आके कर रही हूं। तो अगर वो कोर्ट जाके बोलती है कि मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरे ऊपर इमोशनल अत्याचार, मेंटल प्रेशर किया है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जा सकता है? हाँ, वॉइड किया जा सकता है। लेकिन जब तक अनुष्का कोर्ट नहीं जाएगी तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या बोलोगे? तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलोगे इट इज वॉइडेबल। ठीक है, बताओ पहला पॉइंट क्या याद रखना है सर? डोमिनेट द विल प्लस अनफेयर एडवांटेज। ये दो बातें बिल्कुल लिख के आनी है। अब सर ये बताओ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन किसके ऊपर करेगा? इसके अलावा क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी जैसे बंदूक किसी एक्स को दिखा सकते हो? पेप्सी अपने एक्स को दिखा सकता है? तो बंदूक आप किसी को भी दिखाते हो, चाहे कोई अनजान हो या अनजान ना हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी अनजान पे कर लोगे? बताना। पिछले गली में चले गए, है ना, किसी घर में घुस गए, मटर पनीर खिला दो आज। भगवान कसम मटर पनीर, पता पनीर सोने की दुकान पे बिक रहा है, रोलने में उसके आगे खिला देगा तुम्हें मटर पनीर? बताना। यानी किसी पार्क में कोई आंटी जी टहल रही है ना, अब तुम भी पार्क में टहल रहे हो, लेट के आंटी के चरणों में, सीधे मुद्दे पे। मैंने हाँ, राजा बाबू कह रहा मैं ये शादी करा था, बहुत पढ़ लिया मैं, हम दोनों साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरी भी क्लास तेरी भी क्लास, मेरे भी लेक्चर, एक ही फीस में दोनों काम हो जाएगा, ऑनलाइन ले लेंगे, दोनों साथ पढ़ेंगे। अब ये बताओ, किसी पार्क में किसी के ऊपर तुम अनड्यू इन्फ्लुएंस करने को मान जाएगा, लेकिन पार्क में किसी के ऊपर बंदूक दिखाओ तो मान जाएगा। फर्क समझ रहे हो? इसका मतलब बंदूक दिखाना, कोर्शन करना किसी रिश्तेदारी को जन्म नहीं देता, लेकिन तुम्हें अनड्यू इन्फ्लुएंस करने के लिए करना पड़ेगा, रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, रिश्तेदारी डेवलप करनी पड़ेगी, एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा जहां ये प्रूफ हो जाएगा ये अनड्यू इन्फ्लुएंस चलता है। चलता नहीं चलता है कि नहीं बात? राइट। अरे यार एक चीज रह गई, पेप्सी भाई काम कर देगा भाई, प्लीज देख ले, भाई नहीं है, राजू भैया को बुला दो यार एक मिनट, नहीं पेप्सी बुलाएगा बस। पेप्सी भाई है मेरा, है पानी पता नहीं बदला नहीं बदला, लेकिन मुद्दा पानी का नहीं है। अब मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, पेप्सी बेचारा बाहर चला गया, देखो घूम रहा है बेचारा, ढूंढ रहा, राजू भैया है ना, तुम्हें ढूंढता हूं मैं हर कहीं। राजू भैया गाना गा, राजू भैया गायब हो गए। अभी बताओ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ पेप्सी, बेचारा पेप्सी का मन नहीं उठ के जाने का, घूम रहा है इधर उधर, आजा भाई आजा, कोई बात नहीं। अब वो बेचारा क्यों घूम रहा है उसमें? अच्छा वो ऐसे भी तो आजा 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 भाई आजा,
नहीं है कोई बात नहीं, क्या खा के आ रहा अकेले अकेले, है कि नहीं बात। अब ये बताओ पेप्सी बेचारा क्यों गया, क्या ये एंडोल्फिन्स है कि नहीं है? अच्छा इसका मेरा क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो क्या स्टूडेंट टीचर एंडोल्फिन्स पे आते हैं? अच्छा स्टूडेंट टीचर पे आएगा, टीचर स्टूडेंट के ऊपर एंडोल्फिन्स करेगा? अरे नलायको, वैसे तो स्टूडेंट छात्र ही शिक्षक पे क्या करता है, आजकल जमाना यही है। लेकिन भैया लॉ पता क्या मानता है, लॉ मानता है इन इन चीजों पर एंडोल्फिन्स किया जा सकता है। तो मैंने पेप्सी को जानबूझ के भेज दिया बाहर। क्या ये मेरा क्या था पेप्सी के ऊपर सर, टीचर और स्टूडेंट का एंडोल्फिन्स होता है कि नहीं बात। अब मैंने इमोशनली गया, देख ले भाई नहीं है मेरा, तो बेचारा चला गया, कोई बात नहीं, बाहर जाके ओएच भी खाया हूंगा। किसके, राजू भैया खा लिए हैं? अच्छा मैम के ओएच खाया है बेचारा, है कि नहीं बात। अब ये बताओ एंडोल्फिन्स हुआ नहीं हुआ? ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे एंडोल्फिन्स हो सकता है। टीचर के स्टूडेंट पे होता है सर, मालिक का सर्वेंट पे, ये तो होता ही है सर, है कि नहीं बात, राइट। पुराने जमाने के पिक्चर में देखा भी है ना, सेठ जी होते बड़ा अत्याचार करते अपने नौकर के ऊपर, है कि नहीं बात। वो पेरेंट और है यार, ये कैसे हो गया बात, ये नहीं मानता मैं। पेरेंट का बच्चों के ऊपर एंडोल्फिन्स होता है क्या, होता है क्या? नलायक को बच्चों का पेरेंट्स के ऊपर होता है। मम्मी मम्मी देख लो, मम्मी मम्मी नहीं हूं मेरी, मम्मी का पापा से बोल दो ना, मैं कहता हूँ आज के बाद कभी नहीं आऊंगा जिंदगी में, कभी रोने लगूंगी, मम्मी पिघल जाएंगी बेचारी, है कि नहीं बात। तो बच्चों का एंडोल्फिन्स है पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन लॉ ये नहीं मानता। लॉ क्या मानता है, पेरेंट्स। उल्टा मत लिखा ना, टीचर का बच्चों के ऊपर है, लॉ ये मानता है, और प्रैक्टिकली क्या है, पर ये मत लिख के आ रहा है ना। लॉ में क्या लिखा है, पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर होता है। पुराने जमाने का लॉ है ना, उस जमाने में होता था, उस जमाने में ऐसे होता था ना, राइट, कि पापा ने एक रेप्टल लगाया, नेटवर्क वापस आ गए तुम्हारे, है कि नहीं बात, राइट। पापा 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 नेटवर्क नहीं, रिचार्ज करा दो, पापा के एक रेप्टे में आपका रिचार्ज हो जाता था। तो भैया हुआ क्या, पेरेंट्स के बच्चों के ऊपर होता है। और खैर 7वीं 8वीं 9वीं तक तो थोड़ा चलता ही है, उसके बाद तो फिर उल्टा ही हो जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर का एसएससी के ऊपर, एसएससी मतलब जो टैक्स का क्लाइंट है ना, जिसको टैक्स भरना है ना, और प्रिंसिपल का टीचर के ऊपर ये होता है सर, जहां पे रियल अथॉरिटी आप के सामने होती है, एपरेंट अथॉरिटी होती है। एक चीज होती है जहां पे भरोसे का, फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है भैया, भरोसे का रिश्ता। जहां पे एंडोल्फिन्स पता क्या होता है, जैसे कि भैया ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, ट्रस्टी कौन हो गए, सलमान भाई, बीइंग ह्यूमन। बेनिफिशियरी कौन हो गए, वो छोटे छोटे मासूम से बच्चे जिनकी देखरेख हम करेंगे। अब उनको सलमान भाई की बात माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी भैया, उनकी देखरेख कर रहे हैं, तो एंडोल्फिन्स आता है यार, वो हमारी देखरेख कर रहे हैं भैया, है कि नहीं बात, जान दे देंगे हम, तो मान लिए, है कि नहीं बात। तो ये डायलॉग मानने पड़ते, जान दे देंगे भाई, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही बाबा लोगों का किसके ऊपर होता है सर, हाँ, गुरु चेला बाबा लोग है ना। तो स्पिरिचुअल एडवाइजर गुरु जी हो गए, जो डिसिपल को क्या कह रहे हैं, है कि नहीं बात, कि भाई तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दे अपना, है कि नहीं बात। तो एंडोल्फिन्स होता ही नहीं होता। अब एंडोल्फिन्स तो कितने सालों पुराने से हो रहे हैं, एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया, बताओ देना पड़ा नहीं देना पड़ा, देना पड़ा भाई, ठीक है ना। मैं अंगूठा नहीं मांग रहा, मैं आईफोन मांग रहा हूं बस, है ना, अंगूठा नहीं मांग रहा ना इसलिए मैं, ठीक है सर। सॉलिसिटर और क्लाइंट, सॉलिसिटर कौन होता है, वकील। वकील का किसके ऊपर एंडोल्फिन्स रहता है, तो भैया तो वकील बोलेगा, क्लाइंट बोलेगा नहीं बोलेगा, वकील बोल रहा है कल ये बोलना है भाई, कुछ भी हो जाए कल ये बोलना है, तो बोलना पड़ेगा। और गार्जियन और वॉट समझ गए ना, यानी कि अगर किसी के माँ बाप नहीं है तो मामा चाचा ताऊ के अगर कोई बालक को क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है, तो उसका हमेशा एंडोल्फिन्स किस पे रहेगा सर, उस बच्चे पे रहेगा। वो चालवा पिक्चर जो मैंने तुम बताई थी श्रीदेवी वाली, है ना, तो मामा जी का हमेशा क्या रहता है सर, एंडोल्फिन्स रहता है सर। ये फिड्यूशियरी रिलेशन। अगला बहुत ही खतरनाक, अगला होता है जहां पे आप इलनेस या मेंटल या बॉडी डिस्ट्रेस में होते हो, यानी एक ही जगह पे हो, एक ही बंदे के सामने होता है, मेंटल स्ट्रेस में और बॉडी डिस्ट्रेस में। कहां, डॉक्टर के यहां। अब डॉक्टर है ना कि तुम पहुंचे, तुम्हारा होगा सर में दर्द, डॉक्टर कह रहा घुटने का एक्सरे करा, घुटने का एक्सरे करा, फिर डॉक्टर कह रहा डॉक्टर साहब आपको कैसे पता हमारा दिमाग घुटने में है, ये तो बस सर नहीं बताया था, आपको कैसे पता, मुझे पता है ना, इसलिए घुटने का एक्सरे करा। अब भैया तुमने घुटने का एक्सरे करा, सब कुछ ओके है, तुम क्या डॉक्टर साहब अभी मेरे सर में बहुत दर्द रहता है,
अब मैंने बहुत गोलियां खाई हैं सर दर्द की, डिस्प्रिन पे डिस्प्रिन, साइड ऑन पे साइड ऑन। डॉक्टर साहब कह रहे हैं एडी का एक्सरे करा के आ। डॉक्टर साहब एडी का है ना, तेरा दिमाग घुटने सर के कहां चला गया है? अरे ये तो सर ने कहा था, आपको कैसे पता? अब डॉक्टर तुमने एडी का एक्सरे करा लिया, अब ये बताओ सर में दर्द है घुटने और एडी का एक्सरे क्यों करा रहे हो? क्योंकि डॉक्टर पता क्या बोल रहा है? डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर ये बोल रहा है डॉक्टर तू है मैं हूं, है कि नहीं बात? तो भैया अगर आपने किसी डॉक्टर का इलाज चलाया है और डॉक्टर अगर पेशेंट को बोलता है कि भाई तेरे को ये एक्सरे कराने हैं, ये कराना है, वो कराना है ना, एमआरआई करा दे अपना, ठीक है, मशीनों में घुस जा जाके, ठीक है, तो भैया कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा? दिल की कोई बीमारी नहीं फिर भी तुम्हारा ईसीजी चेक करा डॉक्टर, है कि नहीं बात? तो बताओ कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा? तो आप बोलते हो सर मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट का क्या होता है? हमेशा अनड्यू इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि डॉक्टरी हमने पढ़ी नहीं होती, डॉक्टर जो कहना था उसकी बात हमें माननी पड़ती है। तो ये होगा सर मेंटल कैपेसिटी टेम्परेरी परमानेंट अफेक्टेड बाय द एज इलनेस, इस तरीके से। और इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है अनरीजनेबल। क्या मतलब होता है भैया? अनरीजनेबल बार्गेन, यानी कि सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाना। हाँ, यानी कि आपने क्या किया, मनी, ये ज्यादातर देखा जाता है मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शन में, यानी कि मनी लेंडर आपसे क्या कर रहा है, जानबूझकर अनफेयर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मजबूरी का फायदा उठा रहा है, क्या कह रही बात? तो भैया पुराने जमाने में बैंक नहीं होते थे भैया, ये बैंकिंग सिस्टम अभी शुरू है 90s के बाद। 90s से पहले बैंकिंग सिस्टम इतने बढ़िया नहीं होते थे, क्या कह रही बात? हाँ, वो चला करते थे गांव के लाला जमींदार, है कि नहीं बात? वहीं से क्या लेना पड़ता था, मदर इंडिया टाइप, ठीक है, लाला एक दिन मैं अपनी माँ के कहने जरूर छुड़ा के रहूंगा लाला, है कि नहीं बात? राइट। तो सुनील दत्त साहब, तो भैया माँ के गहने कहाँ रखने पड़ते थे सर? मम्मी का मंगलसूत्र पापा गिरवी रखा है, एक दिन में पापा को जरूर छुड़ाने आऊंगा तो मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। पुराने जमाने में होता था। तो पुराने जमाने में बैंक नहीं होते थे, है ना, 90s तक बैंक ही नहीं थे। बात समझ में आ रही है? अपने पापा से पूछना, मेरे पापा बताते बैंक 90s तक तो बैंक का लोन ही नहीं मिलता था, यानी आपको अगर घर भी खरीदना पड़ता था ना तो अपनी सेविंग से खरीदना पड़ता था, बैंक होम लोन जैसी कोई चीज नहीं होती थी। तो भैया उस जमाने में लोन किससे लेना पड़ता था सर? सेठ लोगों से, लाला लोगों से, जमींदार लोगों से। तो जमींदार आपकी मजबूरी का फायदा उठा के क्या करते थे सर? हाँ, पुराने जमाने के पिक्चर के हिसाब से ज्यादा क्या करना, ब्याज इतना चार्ज कर देना कि बेचारा जिंदगी भर चुकाते रहते हैं, लेकिन मंगलसूत्र पापा छूट के नहीं आ पाते वापस लाला के घर से, तिजोरी से, है कि नहीं बात? राइट। तो ये अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर उस जमाने में कोई केस कर दे हिम्मत करके तो भैया लाला को गहने छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। क्या कर विल को डोमिनेट कर थ्रू अनरीजनेबल इंटरेस्ट चार्ज करके। बात समझ आ गई? इसका मतलब जज साहब ने बोला कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए क्या होना चाहिए सर? रिश्ता होना चाहिए। और रिश्ते कितने तरह से निकल के आए? 1 2 3 4 रिश्तों के तहत अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई एक्स बंदा किसी एक्स के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तुम पार्क में किसी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तुम आस पड़ोस में किसी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आज मेरे टिंडे बने, आज मेरे टिंडे बने, प्लीज मुझे पनीर खिला दो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तुम चिंटू क्या, चिंटू के जाके नहीं लेट सकते तुम, है कि नहीं बात? सर एग्जाम्पल पढ़ो पहले, फिर केस लॉ ही केस लॉ है। इन्हीं केस लॉ में से एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो। है ना? अब देखो पिताजी ने बच्चे के ऊपर क्या किया सर? पेरेंटल इन्फ्लुएंस करके बॉन्ड भरवा लिया कि तू मुझे इतने पैसे देगा, है ना? राइट। बताओ पापा इतने डेंजर हो गए, पापा ने क्या कर दिए? अनड्यू इन्फ्लुएंस माना गया नहीं माना गया? तो जज साहब ने क्या बोला सर? प्रूव दैट ही डिड नॉट एम्प्लॉय अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द शुड बी एलिज अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो दोनों को अपना अपना पक्ष रखना पड़ेगा। पिताजी क्या बोलेंगे? मैंने कुछ नहीं करा अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैंने कोई इमोशनल अत्याचार नहीं किया। बेटा क्या बोलेगा? ऐसे अनुष्का के पिताजी को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में? मैंने कोई इसके ऊपर वो नहीं किया, प्रेशर क्रिएट नहीं किया, मैंने तो बस सलाह दी थी, है ना? शादी तो फेरे तो सुन लिया मैंने, कौन सा बेहोश करके लगवा दी फेरे, है कि नहीं बात? मर्जी से की है ना। अब अनुष्का को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि मेरे ऊपर इमोशनल अत्याचार किया, मेरी अंतिम इच्छा है, ये है वो है, तो मुझे इमोशनली क्या करना पड़ा? शादी करनी पड़ेगी। अगला केस देखो, एक पुअर हिंदू विडो कहां पहुंची भैया? 1500 का लोन ले लिया 100% पर एनम ब्याज पर। पूरी दादा ये नहीं चल रहा है। अब बताओ 100% ब्याज, मतलब 1500 को लोन लिया, 1500 का ब्याज, 3000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब बताओ मजबूरी का फायदा उठाया नहीं उठाया? ये वो जमींदार है कि नहीं बात?
जिन्हें सुनील दत्त ने बोला था मैं एक दिन अपनी माँ के गहने जरूर चुराने आऊंगा लाला, चुराने चुकाने छुड़ाने ठीक है। तो बताओ, जज साहब ने बोला लेंडर वॉज इन द पोजिशन ऑफ डोमिनेट द विल ऑफ विडो एंड लेंडर टुक द अनफेयर एडवांटेज, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कवर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब बात समझ में आ गई? अगला एग्जांपल पढ़ो। मेडिकल अटेंडेंट क्या बोल रहा है सर कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, तेरा इलाज कर दूंगा। अब बताओ अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा नहीं होगा? अब माइकल जैक्सन था, माइकल जैक्सन ने बोला कि भैया मेरा डार्क कलर है, मुझे गोरा कर दे, प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी करने वाला जो पैसे बोलेगा वो लेने पड़ेंगे देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे देने पड़ेंगे। तो भैया ये क्या है सर? अनड्यू इन्फ्लुएंस। यानी कि डॉक्टर आपको जो अमाउंट बताता है आप उसको क्या मानते हो? फेयर मानते हो, बिना ये सोचे कि भाई वो आपके ऊपर क्या कर रहा है सर? अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है। बिल्कुल सेम बात है ना। अगला केस देखो सर, ना ना नाम रटने से केस लॉ का डिसीजन याद रखना है। नहीं नहीं हाँ नाम मत याद कर भाई, कहता रहा हूं हर केस के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अरे याद कर लो तो अच्छी बात है, पर इतने सारे याद नहीं कर पाओगे, मैं इसलिए कह रहा हूं मेन याद रखो। अब देखो ये क्या हुआ, डेटर कौन था? ओल्ड एंड इलिटरेट। और वो बेचारा बुढ़ापे में इतना परेशान हो चुका था, उसके ऊपर बहुत सारी लिटिगेशन थी। लिटिगेशन मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर, कभी किसी ने केस कर दिया कभी किसी ने केस कर दिया। तो बेचारा बुढ़ापे में बहुत परेशान हो चुका था, कह रहा यार एक तो मैं अनपढ़ हूं, एक बुढ़ापा भी आ चुका है ना, एक पांव केले के छिलके पर एक पांव कब्र पर है, रपटते है कि नहीं बात, सीधा वहीं गिरेंगे। अब बुढ़ापे में यार सब मोह माया क्या लेके आए थे क्या लेके आएंगे, ऋतिक रोशन ने भी बोला खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अब एक बंदे ने नए ने उसके ऊपर केस कर दिया, वो कह रहा है यार तू और आ गया मेरे ऊपर केस करने भाई बुढ़ापे में, और ऊपर से पढ़ा लिखा नहीं वकील और पैसे खाते हैं। तो अंकल जी ने पता क्या बोला? अंकल जी ने बोला भाई तू मेरे ऊपर केस मत कर, है ना, तू बता तुझे क्या चाहिए। मनी लेंडर जो था विलेज का, उसने बोला हाई कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हो ना, 5वीं छठी में सीखा होगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट भी हाँ 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे जब तक तू चुकाएगा नहीं। जब ये भाई साहब बहुत ही परेशान हो गए बुढ़ापे में, कोर्ट में पहुंचे, जज साहब ने क्या बोला? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे सर? अनकॉन्शनेबल मतलब अनरीजनेबल है। अब इतना 100% कह दो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 100% से भी ज्यादा हो गया, डबल होता जाएगा, कंपाउंड होता जाएगा इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था सर? ठीक है, बात समझ आ गई? अब ये बताओ, सुनना ध्यान से, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ना। एक भाई साहब ऐसी आए, एक बेचारी गरीब विधवा जमींदार के पास पहुंची। उस टाइम पे जो रेट चल रहा था वो चल रहा था 15% से 26% तक, है कि नहीं बात? इतना रेट चल रहा है। जमींदार ने उससे कितना चार्ज कर लिया? 30% चार्ज कर लिया, क्योंकि स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। स्ट्रिंजेंसी मतलब मंदी चल रही है बहुत, है ना, जिसे आप बोलते हो टाइट, मतलब कोई आसानी से एक दूसरे को लोन नहीं दे रहा। और जैसे कोरोना हुआ तो फिर कोरोना काल में कोई किसी को पैसे नहीं दे रहा, है ना, भैया मैं अपने घर चला लूं वही बहुत है, अपना बिजनेस चला लूं वही बहुत, तुझे पैसे दूंगा तो वापस नहीं देगा। तो मार्केट में इतनी मंदी चल रही है, मार्केट इतना टाइट चल रहा है, कोई किसी को लोन नहीं देता। तो भैया अंकल जी ने बोला भाई चल तेरे को लोन चाहिए ना तो मैं तेरे को 30% पे दूंगा। दूसरे अंकल कोर्ट में पहुंच गए। दूसरे अंकल कह रहे हैं मार्केट में रेट चल रहा था 15%, 20%, इन्हें 30% किया। ये भैया अनड्यू इन्फ्लुएंस से हाई रेट चार्ज किया, हाई रेट। बताओ भैया जमींदार जीतेगा या माता जी जीतेंगी? जमींदार क्यों जीतेगा भैया? क्या सिचुएशन है? पीछे वाले भैया, ये भैया तुम फोटो खींच रहे हो दूसरे की? अरे भैया ये जमाना आ गया, लड़का लड़के फोटो खींच रहे हैं दूसरे की। बताओ। हाँ लीगल है मुझे पता है। सुन नहीं रहे वो मास्क पहन के, कोई ना पहचाने दूसरे को। सुन नहीं रहे, तीनों मैं पढ़ा रहा हूं, एग्जाम आ जाएगा भाई, फोटो खींचते रह जाओगे फिर देखो। मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं फोटो सिर्फ एक चीज खींचनी चाहिए, तुम्हारे रिजल्ट की, रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, रिजल्ट की फोटो खींच के भेजना तो मजा आए। एक दूसरे की फोटो खींचे क्या मजा आ रहा है कि नहीं बात? राइट, सुन नहीं रहे बात। पीछे वाले बालों के साथ ये दिक्कत है, ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। सुन रहे तीनों चारों, है ना?
चौथा वाला नीचे लेटने को तैयार। ये देखिए ये देखिए सुन रहा सर, भाई है मेरे ये दोनों। सुन रहे बात भैया, बताओ अंडू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? पीछे बता जल्दी, क्यों नहीं है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पहले फिर शक्ल दिखाई देगी तुम्हारी। क्यों नहीं है भाई बताओ, चश्मे वाले भैया बताएं क्यों नहीं है? क्या सिचुएशन, क्या बताओ ना। अच्छा पड़ोसी का क्या नाम है? खड़े हो, हाँ रुक जाओ, उससे बोलने दो ना। वॉइड भाई, वॉइड मत बोलियो। अंडू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? क्यों है अंडू इन्फ्लुएंस? देख रहे हो? आ जाओ आगे, आ जाओ, आओ आओ ठाकुर, आज तुम क्लास के बाद भी यहीं बैठोगे। स्पेशल कुर्सी दूंगा ना भाई, स्पेशल झूला झूला झूलो, बैठो, घुमा लो कुर्सी मेरी तरफ, इन्हें इस तरफ, पीछे हो जाओ, यहां से देखना। एक कुर्सी वहां है, मास्कमैन की कुर्सी वहां चालू है, फिर वहां बैठाना पड़ेगा। अब तुम इधर आ जाओ, बात नहीं करो। अब बताओ भैया, अंडू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? ये भैया बोल रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? श्रद्धा, रजा। तो रजा भैया बोल रहे हैं हमारे मास्कमैन, ये मास्क ब्रदर्स, ये बोल रहे हैं अंडू इन्फ्लुएंस है। भाई अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों नहीं है अंडू इन्फ्लुएंस? क्यों नहीं है? एक बार बताओ, अगर मार्केट में 15% रेट चल रहा है, 26% रेट चल रहा है, जमींदार ने कितना चार्ज कर लिया? तो जज साहब ने बोला भैया 2, 4, 5, 10% तो मजबूरी का फायदा इंसान उठाता है, जबकि उसे पता है कि मेरा पैसा फंस सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में देखना, एग्जाम में ये वर्ड लिखा मिलेगा, ये वर्ड लिखा मिलेगा। ऐसा नहीं एग्जाम में ऐसा वर्ड नहीं देंगे, इस तरह का वर्ड लिख के देंगे, मार्केट में इतनी मंदी चल रही है या मार्केट में इतना खराब एटमॉस्फेयर चल रहा है, कोई किसी को लोन नहीं देता, फिर भी तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए वो तुमसे लोन ले रहा है, कह रहा है कि भैया हो सकता है मेरा पैसा फंस जाए, मैं तुम्हें कितना दे रहा हूं सर? 30%। तो जज साहब ने कहा अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है। यानी इसका मतलब बात समझ में आ गई सर? क्या लिखी बात? दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन merely because unusual high rate of interest। ये unusual high rate interest नहीं माना, जज साहब ने बोला मजबूरी में या मार्केट की कंडीशन को देखते हुए क्या होगा सर? हाँ, इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा। हाँ, अब इसका मतलब जितने भी हम अभी रुक जाओ, अभी इसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल हमें यह पता लगा कंपाउंड इंटरेस्ट अंडू इन्फ्लुएंस में आएगा, 100% ब्याज भी अंडू इन्फ्लुएंस में आएगा, लेकिन मार्केट में 15-20 का रेट चल रहा हो, 30-35 तक अंडू इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। अभी तक सारे केस पढ़ के हमें यह समझ में आया कि इस तरह के ट्रांजैक्शन में कहां अंडू इन्फ्लुएंस होता है, कहां नहीं होता। लेकिन जज साहब ने क्या बोला, अगर मनी लेंडर ये बोलता कि मैं तुझसे इतना चार्ज करूंगा, तो फिर ये क्या होगा? तो ये अंडू इन्फ्लुएंस आएगा। मार्केट में रेट कितना चल रहा है? 15, 20, 25, और तू कितना चार्ज कर रहा है? 75। तो ये अंडू इन्फ्लुएंस में आएगा। यानी कि इसका कोई भी डेफिनेट क्या नहीं है, परसेंटेज नहीं है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, एग्जाम में वो आएगा जो लिखा है। लेकिन अगर हम अपनी समझ से जाने, अपनी समझ से जाने, तो हम ये कह सकते हैं अगर मार्केट में 15-20% रेट चलता है तो 30-35 तक अंडू इन्फ्लुएंस नहीं मानते, 75 से 100 हमेशा क्या रहेगा? अंडू इन्फ्लुएंस आएगा। अब एक खतरनाक बालक जो जिसे ये याद करने में मजा नहीं आ रहा, 75 से 100, 30, 25 को कह रहा 60 हुआ तो बताओ क्या होगा? गाय भैंस उड़ानी है उसे, 60 आ गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं 60%, 50% जैसा रेट क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि इसके जैसा कोई केस। अच्छा, एक बंदे ने 50% चार्ज कर लिया, वहां जज खुद कंफ्यूज है भाई, अब 50% को अंडू इन्फ्लुएंस मानूं या नहीं मानूं? जज ने आज तक डिसीजन नहीं दिया। तो जब तक कोई ऐसा केस कोर्ट में ना चला जाए, या जब तक कोई ऐसी सेंटेंस, ऐसी लाइन, ऐसा प्रोविजन लॉ के अंदर सेक्शन 16 में ना डाल दें, तब तक आप उसे अंडू इन्फ्लुएंस, इसलिए एग्जाम में केस भी नहीं आएगा। एग्जाम में कभी ये नहीं आएगा कि 50% का ब्याज ले लिया, 55 का ले लिया। एग्जाम में आएगा 30 तक का ब्याज, या फिर 70-75 से ऊपर तक का ब्याज, या फिर लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता लगा लेना है कि भैया, और अगर ये वर्ड लिखा है कि भाई मार्केट की कंडीशन, हालत बहुत खराब चल रही है, तो फिर आपको समझ लेना है कि अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है भैया, उसका पैसा भी तो दाव पे लग रहा है, तुमने ना लौटाया उसका पैसा, है कि नहीं बात? अगला देखो, ये वाली बात बहुत सिंपल। गुरुजी क्या बोल रहे हैं, बाबा जी क्या बोल रहे हैं कि भैया दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा तो मैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया ऐसा कह के उसकी प्रॉपर्टी लेना क्या होगा सर? अंडू इन्फ्लुएंस।
है कि नहीं बात? हाँ और क्या, तभी तो तुम प्रॉपर्टी दे रहे हो अपनी गुरुजी को, है कि नहीं बात? तो तुमने प्रॉपर्टी दे दी, चलो भैया दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, है ना, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वहां पे डोमिनेंट पार्टी आपने अनुष्का को बोला होगा। अरे बाबूजी, अनुष्का ने बोला था, मैंने लिखा भी था, डिवोर्स जो विल को डोमिनेट कर रहा है वो हो गए पिताजी और यहाँ पे बाबा जी, जिसकी विल को डोमिनेट किया जा रहा है। बस अगला देखो, अच्छा ये सुनना ध्यान से, इसमें क्या हुआ सर, इसमें तुम्हें कुछ धुंधली धुंधली यादें भी ताजा होंगी। एक बालक तुम्हारी तरह नशीला एकदम, वो 18 साल का लहरता हुआ पहुंचा, लहरता हुआ कहां पहुंचा, 90,000 का लोन ले लिया, बॉन्ड में पता क्या लिखा, कंपाउंड इंटरेस्ट पर मंथ 2%। मेंशन मतलब होता पर मंथ, मेंशन लैटिन वर्ड होता मंथ का, है ना, पर मेंशन मतलब पर मंथ 2% दूंगा, वो भी कंपाउंड, 2 का 4, 4 का 8, तो भरता नहीं जाएगा ब्याज, है कि नहीं बात? और जब तक ना चुका तो पता नहीं कितने गुना हो जाएगा। क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ नहीं हुआ? तो जज साहब ने बोला ट्रांजैक्शन इज, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट करे जा रहे हो आप, जब उसके ऊपर बेचारे के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज भी सो एग्जिबिडेंट मतलब कुछ ज्यादा महंगा। जज साहब ने कहा कुछ ज्यादा महंगा नहीं कर दिया आपने इंटरेस्ट, है कि नहीं बात? अब तुम्हें एक बात पूछनी चाहिए, पूछो, अंतरात्मा से क्वेश्चन उठना चाहिए। हाँ, ये कह रहा मैं अगर नशेड़ी हूं तो मेरे ऊपर तो अनसाउंड माइंड में लगा नहीं लगा। अब यार एक बात देखो, अगर तुम इस केस को किससे सॉल्व करो सर, ड्रंकन, अनसाउंड माइंड से सॉल्व करोगे, सेक्शन 11 फिर 12 ये लगाओगे, सेक्शन 11 12, सेक्शन 10 11 12 तुमने लगाया, सेक्शन 10 11 12 के हिसाब से तुम ये बताओ, अगर किसी ड्रंकन व्यक्ति के साथ, अब 18 साल का तो मेजर हो गया, माइनर का लॉ तो लगेगा नहीं, अब 18 साल के होते ड्रंकन व्यक्ति हो गया, ड्रंकन के साथ अगर आपने, क्योंकि ड्रंकन व्यक्ति ने क्या किया है, बोरो किया है, तो मानेंगे जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वो उस टाइम पे क्या होगा, ड्रंक होगा। तो आप क्योंकि ड्रंकन वर्ड लिखा है ना, तो नीचे लिखेंगे इट इज अज्यूमिंग दैट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिस पर्सन इज ड्रंक, तो सेक्शन 11 12 लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, ये तो वॉइड हो गए। अब अगर मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के चैप्टर से बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा नहीं होगा, एज पर सेक्शन 16 ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, वॉइडेबल होगा, क्योंकि आपने हाई कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया है जो कुछ ज्यादा महंगा है, अनरीजनेबल है कि नहीं बात? अब ये बताओ, एक तीर से दो शिकार, यानी कि सेक्शन 11 और 12 भी लगता है और सेक्शन 16 भी लग जाता है ना, 14 प्लस 16 भी लग जाता है कि नहीं बात, राइट? अब ये बताओ आंसर किससे दे, सबसे बेस्ट है सेफ साइड चलना, दोनों लिख दो। लेकिन जब ये कोर्ट में केस गया होगा, तो दोनों वकीलों ने, यानी कि जिसके ऊपर केस हो रहा है उसके वकील ने, और जिस बच्चे से क्या लिया जा रहा है, जिस बंदे से क्या लिया जा रहा है, इंटरेस्ट वसूला जा रहा है, उसके वकील ने किस मुद्दे पर केस लड़ा होगा, वो अजीब ही दुनिया के थे, किस दुनिया पे किस बात पे केस लड़ा होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। अब एक बात देखो, ये भी मैटर ऑफ फैक्ट है कि वकील तुम्हारा केस किस बेस पे लड़ रहा है। भाई तुम और मैं होते तो हम किस बेस पे लड़ते, हम तो अनसाउंड माइंड पे लड़ते, हम तो बात ही नहीं कहते वॉइडेबल होगी, हम तो कहते भैया अनसाउंड माइंड है, बात खत्म हो गई, केस डिसॉल्व। अब एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड इज वॉइड, बात खत्म। लेकिन उस जगह पर 1903 में जो इनका वकील साहब रहा होगा, है ना, कृपाराम जी का जो वकील साहब रहा होगा, उस वकील ने किसके ऊपर केस लड़ा है, उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का बेस बना के केस लड़ा। अब ये तो उसकी आत्मा को बुलाना पड़ेगा, हम उंगली पकड़ेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे अंधेरा करके, फिर आत्मा बुलाएंगे कृपाराम की, है कि नहीं बात? फिर उससे पूछा जाएगा भैया अनड्यू इन्फ्लुएंस से क्यों लड़ा, है ना, ड्रंकन वाले केस से क्यों नहीं लड़ा, है कि नहीं बात? तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस को दोगे, क्योंकि ये केस किस पे लड़ा गया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस। नीचे फिर आप नोट डाल सकते हो, है ना, दिस केस कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 दैट एग्रीमेंट विद द अनसाउंड पर्सन इज वॉइड। लेकिन क्योंकि ये केस
क्योंकि ये केस किसके बेस पे लड़ा गया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस केस में, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे किसके बेस पे लिखना पड़ेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस केस पे लिखना पड़ेगा। अगर ये वर्ड, अगर केस के वर्ड टू वर्ड डिट्टो एग्जाम में सेम आएंगे, ड्रंकन होगा और लोन लिया गया होगा किसके बेस पर सर, कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो समझ जाना ड्रंकन है तो भले मैं किसके ऊपर लड़ूंगा, 11-12 के ऊपर, लेकिन वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो 11-12 नहीं, पहले कौन सा जवाब देना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का जवाब देना। उसके बाद तुम नीचे नोट लिख देना कि इस केस को हम ड्रंकन की कैटेगरी में भी लड़ सकते थे, राइट। तो हमें यहां पे फिलहाल उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर केस लड़ा। अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रही बात कि उन दोनों वकीलों ने इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस पे क्यों लड़ा, बल्कि किस पे लड़ना चाहिए था, अनसाउंड माइंड पे लड़ना चाहिए था। तो भैया ये वकील काबिलियत होती है कि एक वकील आपके केस को किस सेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे हिसाब से रिप्रेजेंट होना चाहिए तो 11-12 में, उस वकील ने किस पे रिप्रेजेंट किया, 16 पे। भाई उस वकील ने जो सोचा सही सोचा, जीत तो गया ना। क्या चीज, नहीं जज साहब कहेंगे दोनों पे कर सकते, जज साहब कहेंगे कि भाई तुम मुझे बताओ मैं फैसला किससे सुनाऊं, तो इसमें तो फैसला उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस से सुनाया। हालांकि जीत तो बच्चे क्या दोनों केस में जीतना था, है ना, बच्चा कह रहा हूं जीत तो बंदा ही किया जिसपे, है ना, राइट, दोनों केस में। बस ये वॉइडेबल कैटेगरी में था, वो शुरू से ही वॉइड था, तो वॉइड तो ये भी हुआ होगा बाद में। बात समझ में आ गई। अब सर ये बताओ अनड्यू इन्फ्लुएंस के इतने केस पढ़ लिए, बहुत है इतने केस, इससे बाहर नहीं आएंगे। अब मुझे ये बताओ इसका असर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल, वॉइडेबल। समझ में आई ना बात। ये बात किस में लिखी है, 19A में। एक तो जज साहब ने बड़े मजे ले लिए। ये बताओ कोर्शन का असर किस में लिखा था, यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं सर अगर मुझे इफेक्ट या असर की बात करनी हो तो हमने पढ़ा एक पहले सेक्शन 15, फिर कौन सा पढ़ा, सेक्शन 16। 15 का असर किस पे आया, 15 का असर आया सेक्शन 19। इसके साथ कौन से पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, फिर कौन सा पढ़ा, 72। 16 का असर किसमें दिया, मजे ले ली जज साहब ने। लॉ बनाने वाले ऐसी मजे लेते हैं भाई। एक बार बताओ 19 में क्या लिखा है, 19 में क्या लिखा है, वॉइडेबल। यहां पे क्या लिखा है, तो भाई एक ही सेक्शन बनाने में क्या जा रहा था, बताओ यार, जबरदस्ती लॉ को क्या बनाना है, हाँ कॉम्प्लिकेट बनाना, जबरदस्ती सेक्शन पे सेक्शन डालने, नहीं पता नहीं कि बेवजह। जब 15 का असर लिखा है वॉइडेबल 19 में, तो 16 का भी असर कहां लिख देते, लिख देते भैया एज पर सेक्शन 19 कोर्शन एज वेल एज अनड्यू इन्फ्लुएंस बोथ आर वॉइडेबल। ना मजा कैसे आएगा फिर, है ना, चीज को लंबा ना खींचो तो मजा कैसे आएगा। च्युइंगम चबाइए यूं ना खींचो बाहर निकाल के, तो मजा क्या आएगा च्युइंगम का, वो ना फुलाए गुब्बारे, बस वही वाली बात है, गुब्बारे फुलाने वाली बात है, जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं। अब क्या करें, गुस्सा नहीं करना एग्जाम में, ये क्या तरीका है, एक ही बात को 2 सेक्शन में लिख रहे हो, गुस्सा नहीं करना, क्या लिखना पड़ेगा सर, 15 का सर 19, 16 का सर 19 है। भैया क्या करें, मजबूरी है। अच्छा ये बताओ कौन क्या प्रूफ करेगा ना, अरे भाई अभी भी ये नशे में ही आदमी अभी भी, हाँ, यानी सिंपल सी बात, अनुष्का के पिताजी ये प्रूफ करेंगे, अनुष्का के पिताजी ये प्रूफ करेंगे कि सच कॉन्टेंट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय, कोर्ट में वो अपने वकील से ये प्रूफ कराएंगे, अपना पक्ष ये रखेंगे। अनुष्का वीकर पार्टी हुई, या वो आंटी जी जिन्होंने 100% ब्याज दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले भैया, टीचर स्टूडेंट में, है ना, स्टूडेंट बेचारा पेप्सी हमारा जबरदस्ती मुझे बाहर दे दी, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, बेहोश हो जाता मैं, है ना, राइट। तो ये मैं प्रूफ नहीं करूंगा, उसको क्या प्रूफ करना है कि मेरे ऊपर क्या किया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ में आई ना बात। जो वीकर पार्टी है, वीकर पार्टी को क्या प्रूफ करना है, हाँ, तो भैया तुम सब प्रूफ करोगे कि जिसने हमारे ऊपर इमोशनल अत्याचार किया वो इस पोजीशन में था कि विल को डोमिनेट कर पाए। और दूसरी बात क्या प्रूफ करना पड़ेगा, और अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन में एंटर किया गया है, अनफेयर एडवांटेज, यानी यहां पे क्या हुआ सर, अनफेयर एडवांटेज, क्या करी बात, अनफेयर एडवांटेज, यानी कि अनुष्का शर्मा को प्रूफ करना है कि पिताजी इस पोजीशन में थे कि वो मेरी विल को क्या कर सकते हैं, डोमिनेट, मेरी इच्छा को डोमिनेट कर सकते हैं इमोशनली। दूसरी बात अनुष्का को क्या प्रूफ करना है, उन्होंने
इस पोजीशन का फायदा उठाया मेरी विल को डोमिनेट करके, क्या लेकर, अनफेयर एडवांटेज। और अनफेयर एडवांटेज भी मेरी नजरों में क्या है, अनरीजनेबल है। भाई मेरी शादी एक ऐसे बंदे जिसे मैं जानती नहीं, अनरीजनेबल है भाई, उसे जानती थोड़ी है वो, अनरीजनेबल है कि नहीं बात। पिताजी क्या प्रूफ करेंगे, कोई प्रेशर नहीं था। भाई मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला, मैंने तो बस अपनी बेटी को बोला था कि भाई इससे शादी कर लेगी ठीक रहेगा, है कि नहीं, मैंने सलाह दी थी, है कि नहीं बात, राइट। तो दोनों पार्टी को अपना अपना, ये सत्संग की बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो ब्रूस ली ने भी बोली, है कि नहीं बात। महान प्रयास होने चाहिए, लक्ष्य छोटे क्या होते हैं, वो छोटे ही होते हैं, है कि नहीं बात। तुम अभी फाउंडेशन में डरते हो, सर कैसे लिखेंगे भाई, इंटर में कैसे लिखोगे, फिर फाइनल में तो तुम लेट जाओगे कहीं जाके सड़क पे। भैया हम कहां ट्रक के नीचे आ जाओगे, तुम तो मुझसे नहीं लिखा जा रहा, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, इतना कौन पढ़ता है कि नहीं बात। वहां तो इतना टैक्स में इतना सब कुछ मिलेगा तुम्हें, फाइनल में तो इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनल में जितना जीएसटी है वो पूरे देश को संभालने लायक जीएसटी है, मतलब उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है फिर इनकम टैक्स में और जीएसटी में, टैक्सेशन में। मैं तुमने फाइनल क्रॉस कर ली, सीए बन गए, फिर तुम्हारे पास कोई भी क्लाइंट आए, इंडिया के लॉ को देखकर मना कर दोगे, ये ना आता मुझे, बता ना, समझ में आई ना बात। तो उसकी समस्या को सॉल्व करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। वो तुमसे पूछ रहा है कि भैया मुझे बता दो, मैंने यहाँ पे अपने घर में एसी लगाया, एसी खरीदो, मुझे इसमें जीएसटी कितना देना पड़ेगा, जीएसटी के रिलेटेड क्या लॉ है, मना कर दोगे, मैंने ना पढ़ा जीएसटी, में तो जब 40 पे पास हुआ था। मैं नहीं बात, पता नहीं कैसे होगा, ऊपर वाले कर पाती भैया, अकाउंट पूछ ले, अकाउंट में सीधे में, तो मना कर दो उसे, समझ ना बात। तो भैया इतना लॉ तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम चाहे पास 80 नंबर से हो जाओ, 40 से पास हो जाओ, ठीक है, लेकिन भैया ज्ञान तो लेना पड़ेगा, और एग्जाम में 40 के लिए भी लिखना तो पड़ेगा। तुम फाउंडेशन में पता नहीं क्यों परेशान रहते हो, और जब इंटर में आ जाओगे तुम्हें क्या लगेगा, सर फाउंडेशन तो बच्चा था सर, हम बच्चे से घबरा रहे थे, यहाँ तो पापा आ गए, पापा, है कि नहीं बात। तो भैया वही बात, तुम्हारे दिमाग में लक्ष्य पता क्या है, तुम्हारे दिमाग में लक्ष्य छोटे हैं, कोर्स कम हो जाए, मुझे बस इतनी इतनी चीजों में पूरा पेपर आ जाए, है ना, मतलब क्वांटिटेटिव हो जाता, बस बात खत्म हो जाती है कि नहीं बात, इतना कोर्स क्यों कर दिया। तो भैया इंटर फाइनल में इससे ज्यादा कोर्स है, इसलिए सोचो फाउंडेशन को ये सोच के पढ़ोगे, इससे दुगना तिगना कहां पढ़ना है। तो ये बच्चों वाली चीज है भाई, है कि नहीं बात। इंटर वाले आएंगे ना अभी, है ना, 1-2 दिन में, ठीक है, मतलब जब भी आएंगे, हो सकता कल आए परसों, जब भी अब तो उनका बैच बंद हो गया, तो भैया उनसे पूछ लेना कि हाँ वो पर भाई फाउंडेशन कितनी आसान थी, हाँ बोले बात समझ में आ गई सर। अब देखो अगर दोनों में डिफरेंस देखें, कितना बढ़िया डिफरेंस है, और देखो इसलिए लिखा भी है भैया जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी शानदार, है कि नहीं बात। वो कंसिडरेशन वाली बात है, 4 साल का स्ट्रगल, 40 साल का जीवन, और 4 साल के मजे, 40 साल का संघर्ष, उसके बाद जीवन बचता है नहीं संघर्ष करने लायक। जब 60 के हो जाओगे तो फिर तो अल्लाह को प्यारे होने का टाइम आ जाएगा, है कि नहीं बात। तो फिर उसके बाद जीवन बचता नहीं है, तो एक ही जीवन मिला है, उसको जीना तो अपने दम पे जीना है ना, है कि नहीं बात, राइट। तो वही वाली बात है भैया, अपने संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए, संघर्ष से कभी। चलो एक बात बताता हूं, जो कभी कभी मैं बच्चों को बताता हूं मोटिवेट करने के लिए, पहले ये पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या होता है सर, चक्कू दिखाना है, दिखाना बंदूक दिखानी है। अंडू इन्फ्लुएंस में क्या होगा, मॉरल प्रेशर होगा, यानी वहां को चक्कू छुरी बंदूक नहीं दिखाया जाता। डिफरेंस समझ आया। जो आप धमकी दोगे, क्वेश्चन करोगे, उसमें क्या होता है सर, क्या किसी के ऊपर इमोशनल अत्याचार करे, पिताजी ने जो इमोशनल अत्याचार किया अनुष्का के ऊपर, क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटी थी, नहीं ना। क्या यहां को रिलेशन चाहिए, स्ट्रेंजर पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहां क्या चाहिए सर, है ना, यहां क्या होना चाहिए सर, रिलेशन होना चाहिए। अब देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं, है ना, अपनी मदर के बारे में तुम्हें बताता हूं, मेरी शॉर्ट में बताता हूं, है ना, कहानी तो बहुत लंबी है। जो मेरी मदर है, उनके पिताजी यानी मेरे नाना जी की डेथ जब हो गई थी, जब मेरी मदर 2 साल की थी, या 1 या 1.5 साल की रही होंगी, यानी उनके पास उनके पापा की कोई फोटो या मेमोरी नहीं है। नानी जी मेरी अनपढ़ थी, 5 भाई बहन थे। तो अब मुद्दा ये आया कि भाई अब घर कैसे चलेगा, है ना। तो 5 भाई बहन,
मतलब बहुत ही से कहना बेसिक नेसेसिटी है, गरीबी में रहे। मेरी मदर की पूरी पढ़ाई और मेरे सभी मौसी या मामा जी की पूरी पढ़ाई कहां पे हुई? यूपी मेरठ की है मेरी मदर, है ना। यूपी गवर्नमेंट स्कूल में, समझ गए ना। हालात आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल कैसे होते हैं। लेकिन उन्हें यह था कि जीवन में क्या करना है, कुछ करना है ना। यानी कि उन्होंने जिंदगी भर कमाई कैसे की? कपड़े सिलकर, आस पड़ोस से कपड़े सिल दिए। उस जमाने में ट्यूशन बहुत कम होते थे, तो एक आध बच्चों को पढ़ा दिया, है ना। तो मोस्टली कमाई उनकी घर पे कपड़े सिलकर इस तरह की हुई, है कि नहीं बात। अब अगर इस तरह की उन्होंने जीवन बिताया, राइट। मेरी मदर आज पता क्या है? डॉक्टर है ना। अभी उसकी कहानी बताऊंगा क्यों। मेरी मदर ने सोचा कि अब भैया अगर जीवन में कुछ करना है तो कैसे करेंगे। उन्होंने एक ही चीज सोची कि जीवन में हार नहीं माननी कभी भी, है ना। अगर पापा नहीं है तो घर को अपने दम पे चलाना है। तो उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स खेलती थी मेरी मदर, आर्चरी समझते हो ना, वो स्टेट लेवल चैंपियन थी, स्टेट लेवल चैंपियन थी वो। और वो देखिए ना, जब उन्होंने दंगल देखी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बात बिल्कुल सच है। वो दंगल में वो कहता नहीं है कि सर एक तो लड़कियों के लिए इतना तो फंड आता है, मतलब सरकारी इतना फंड देती है, और यहां तक हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते वो, और मेरे पास कितना आता है, तो इतने में से क्या करोगे जी। कहता ना आमिर खान को, है हाँ, इतने रुपए में तो सिर्फ लड्डू आ पाएंगे जी जितना आप मुझसे फंड मांग रहे हो अपनी बेटी को ट्रेन करने के लिए। सेम बात थी। तो मेरी मदर नेशनल या ओलंपिक इसलिए नहीं खेल पाए क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, उनके खुद की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो तीर कमान खरीद सके जिसके लिए जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने ये खेल के फिर उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम दिया, उनकी फिर गवर्नमेंट जॉब लगी। तो मेरी मदर यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट में गजेटेड ऑफिसर है ना, गजेटेड ऑफिसर है। फिर 1992 में उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिसमें डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि आपका जीवन मात्र 3 महीने है। यानी जो बॉडी में सेल्स होते हैं ना, बॉडी सेल्स बनने बंद हो गए, यानी कि लिविंग डेड। आंख खुली है तो खुली रहेंगी, हाथ ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, हिलते नहीं थे, बस धड़कन चल रही है, बस ये पता था। तो वहां पर जर्मनी से एक सेल्स आते थे, आर्टिफिशियल सेल्स। तो मेरे मम्मी पापा के दोनों की पूरे महीने की तनख्वाह जर्मनी से इंपोर्ट कराने में चली जाती थी। और डॉक्टर ने बोला 3 महीने खाएंगे, 3 महीने आपकी बॉडी, अब वो कैप्सूल खाया, बॉडी ठीक हो गई, वरना फिर वो जितने देर असर रहा उसके बाद खत्म, वो लिविंग डेड। फिर मरना निश्चित है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, मरना क्या है, निश्चित है, क्योंकि ऐसी बीमारी का इलाज है ना, है नहीं, आज भी नहीं है। इस बीमारी को बोलते हैं माइसीनिया, पढ़ना इसके, माइसीनिया बीमारी है। इसका इलाज आज भी दुनिया में नहीं है ना। एक ऐसी चीज खत्म होगी जिससे आपकी बॉडी चलती है, तो फिर वो चलेगी नहीं। अब एक होम्योपैथिक के डॉक्टर मिले उन्होंने कहा मरना तो है, थोड़ा होम्योपैथिक की दवाई खा लो। तो होम्योपैथिक की दवाई खा के वो क्या करने लगी, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने लगी, है ना, राइट। हालांकि वो बेहोश सी रहती थी कई महीनों तक, लेकिन वो थोड़ा इंप्रूव करने लगी। होमोग्लोबिन उनका आज भी 8 से कम है। पता, लड़कियों का होमोग्लोबिन 8 होना चाहिए और लड़कों को शायद 10-12 होना चाहिए, तो उनका होमोग्लोबिन आज भी 8 से कम रहता है। अब उन्हें होम्योपैथिक से इतनी इंस्पायर हुई कि उन्होंने होम्योपैथिक की डॉक्टर बन गई, श्री डॉक्टर उषा अग्रवाल, और गजेटेड ऑफिसर भी है। यानी कि वो सुबह से लेकर शाम तक जॉब करती थी, 6 से 8 उनकी लॉ की क्लास चलती थी जब हम छोटे थे, है कि नहीं बात। और 8 के बाद वो 10 बजे घर पे आती थी, 9 बजे 9:30 बजे फिर खाना बनाया सबका, और फिर वो रात को पढ़ती थी 10 से 2 बजे तक, और 2 बजे सोती थी और 5 बजे उठ जाती थी। ये उनका उन 3 साल एलएलबी का दिनचर्या रहा है जब उन्होंने एलएलबी करी थी। जब उन्होंने क्या की थी, 4 साल का दिनचर्या, 5 साल में हो गई डॉक्टरी, ये 5 साल का दिनचर्या जब उन्होंने डॉक्टरी करी थी। खुद सोचो, यानी मेरी मदर आज भी पता कितने घंटे सोती हैं, 4 घंटे सोती हैं। वो 12 बजे सोती हैं, 4 बजे उठ जाती है। और हम कितने घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो ही रहे हैं। हाँ, मुझे पता है 8, 9, 10 भी हो जाते हैं, है कि नहीं बात। अब बताओ, सोचो फिर भैया ऑफिस में एक बार पता क्या हुआ, अगली खतरनाक कहानी। ऑफिस में, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी सरकारी स्कूल की फाइल गुम हो गई, और फाइल गुम हो गई तो जो स्कूल का प्रिंसिपल था उसे गुस्सा आ गया, वो मम्मी को धमकी दे गया, है ना। जैसे सरकारी नौकरी तो बहन जी करे चलते हैं ना, बहन जी मैम आपने अगर हमारी फाइल खो दी भैया, मैं आपके ऊपर केस करूंगा। अब मम्मी घबरा गई, मम्मी को लगा केस कर दिया, वकील के पैसे कौन देगा। उन्हें इतना डर लगा कि उन्होंने एलएलबी कर ली। शी इज लॉयर ऑल्सो, वो लॉयर भी है।
कि भैया वकील के पैसे कौन देगा, मैं अपना केस खुद लड़ूंगी, है ना, कि भैया जब भी कोई बंदा केस करेगा, ऐसे तो यार फाइल खो गई, हालांकि बाद में फिर वो फाइल मिल गई, पता लगा कि वो कई बार क्या होता है इधर देखते हैं ना, मेरी फाइल तुम्हारी अलमारी में पहुंच गई, है ना, इस तरीके से वो ऑफिस में इधर हो गई थी। पर भैया जो परेशान हुआ वो तो धमकी दे गया, तो उनको इतना डर लगा कि भैया वकील के पैसे कौन देगा, है ना, छोटी तनख्वाह, वकील तो चक्कर कटाते रहते, फिर कोर्ट कौन जाएगा, अपना केस खुद लड़ लूंगी, इसलिए लॉयर बन गई। तो मेरी मदर डॉक्टर भी है, मीठी मीठी होम्योपैथिक की, है ना, मीठी मीठी गोली चाहिए तो बता देना, है ना, राइट, और वो लॉयर भी है, और वो इंडियन गवर्नमेंट में गेजेटेड ऑफिसर भी है, और वो नेशनल स्टेट लेवल आर्चरी चैंपियन है, मेरे घर में बहुत मेडल रखे हैं। अब ये बताओ कितने जीवन में, किस जीवन में, एक ऐसे जीवन में जिनके पास कुछ भी नहीं था। अब खुद सोचो, यानी पापा को देखा नहीं कभी, है ना, कैसे जीवन में कपड़े सिलकर इधर उधर, है ना, काम करके ऐसे जीवन उन्होंने जिया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, और हिम्मत खाली मदर ने नहीं आ रही। मेरे मामा जी कर्नल थे आर्मी में, कारगिल युद्ध में शहीद हुए, ही वॉज कर्नल केपी गुप्ता, कर्नल थे वो, कारगिल में 1990 में कारगिल युद्ध था ना, उसमें शहीद हुए वो। मेरे दूसरे वाले मामा जी इंडियन ऑयल आईओसी गवर्नमेंट कंपनी है, आईओसी में जनरल मैनेजर है। मेरी दोनों मौसी वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे होता है ना इंडियन ऑयल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरी जो बड़ी मौसी है वो मेरे डेवलपमेंट अथॉरिटी में ऑफिसर है। यानी मेरी नानी को सिर्फ एक ही तस्वीर है जीवन भर, क्या, पांचों के पांचों बच्चे गवर्नमेंट ऑफिसर, पांचों के पांचों बच्चे। माता जी को ज्यादा खतरनाक, डॉक्टरी भी कर ली और एलएलबी भी कर ली। मैंने कहा मम्मी कुछ और हो जाता था तो फिर आप कहती चल ये भी पढ़ लेती हूं, लेकिन हाँ, इसलिए मैं जो पढ़ाई करता हूं मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि मैं एक बात जानता हूं, जो तुम्हें कहता हूं, तुम्हारा भाई तेरा कंप्यूटर ये नहीं है, बहन तेरा कंप्यूटर ये नहीं है जो तुम आपस में बात करते हो पीछे वाले, तुम्हारा कंप्यूटर पता कहां बैठा है, तुम्हारे घर में बैठा है। यानी मेरा कंपटीशन किसी पड़ोसी से नहीं, मेरा कंपटीशन हमेशा किससे रहा, मेरी मदर से रहा, कि जिस दिन आपने अपने घर वालों की आंखों में आंखें डाल के बोल दिया कि मैंने शायद उतना अचीव कर लिया जितना आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, उस दिन आप क्या हो गए सर, उस दिन आप कामयाब हो गए, चाहे आपके पास गाड़ी कोई भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया जितनी पढ़ाई आपने कर ली शायद उतनी पढ़ाई मैं, है ना, कर लूं, उस दिन मैं कामयाब हूं। भले मैं डॉक्टर नहीं हूं, होम्योपैथी करना, मैंने भी लॉयर ना, मैं लॉयर हूं, लेकिन फिर भी मैं उनको कह सकता हूं कि हाँ अगर मैंने इतनी पढ़ाई कर ली तो मैं उस दिन कामयाब हो जाऊं जिस दिन मेरी मदर को लगा कि हाँ भाई इस बंदे ने उतनी चीजें ऐसी अचीव कर ली। और मेरी मदर हमेशा एक चाहती थी कि जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप दे रहे हैं कि मैंने जैसा जीवन गुजारा मेरे बच्चे वैसा जीवन नहीं गुजारेंगे। ये उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जीवन जैसा गुजार रही हूं 19-20 साल तक, मेरे बच्चे वैसा जीवन नहीं गुजारेंगे। उन्होंने हमें सीबीएसई आईसीएसई में पढ़ाया, उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी, अच्छी कोचिंग दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छे क्या दी, एटमॉस्फेयर दिया, घर में वो चीज दी जो उनकी कमी रही। उनके पास अगर खिलौने नहीं तो हमें क्या मिले, उनके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं थे तो हमें क्या दिलाए गए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिलाए गए, है कि नहीं बात। तो खुद सोचो ये भैया फर्ज और कर्ज तुम्हें जिंदगी में चुका नहीं पाऊंगा अपने माँ बाप का, कि उन्होंने वो चीजें जिनको वो चीजें नहीं मिली वो सब किसको दिया, आपको किसने दिया, आपके घर वालों ने आपको दिया। जो मेरी मदर को कुछ जो चीजें नहीं मिली ना, जिन्हें अपने जीवन में कमी रखी, उन्होंने वो हमें दी। समझ रहे बात को। तो ये उनका हमेशा क्या रहा है, सैक्रिफाइस, है ना। उन्होंने जीवन में खिलौने नहीं देखे, कार नहीं देखी, बाइक नहीं देखी, स्कूटी नहीं देखी, है ना, साइकिल तक नहीं देखी, राइट, पैदल ही चले हमेशा, रिक्शा से चले हमेशा, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें आपको और मुझे दी। आपके घर में कार भी है, आपके लिए ही है, बाइक भी है, गाड़ी में कुछ बच्चे आते भी है कार से, बाइक से, गाड़ी से, है कि नहीं बात। लेकिन उन्होंने ये चीजें नहीं दी, ये सब आपको दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि जो हमने कमी रही वो हमारे बच्चों को कमी नहीं होनी चाहिए। आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए सेक्रीफाइस का। तो मेरी मदर ने, देखो मैं मम्मी से हमेशा एक चीज पूछता हूं, आप इतना कम कैसे सोती हो, तो उन्होंने बस मुझे एक ही जवाब दिया फाइनली, कि इंसान को अलार्म कभी नहीं उठाता, इंसान को हमेशा जिम्मेदारी उठाती है। अगर मेरा एलएलबी का एग्जाम में 3 साल एलएलबी, 5 साल बीएचएमएस डॉक्टरी, अगर इन 8 सालों में उन्हें पता है कि अगर मैं 10 से 12 बजे तक नहीं पढ़ी तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा, और उन्हें पता है अगर मैं 5 बजे नहीं उठी तो मेरे फादर ऑफिस जाते थे 7 बजे, मैं स्कूल जाता था 7, साढ़े 6, 7 बजे, तो फिर इनका लंच कैसे तैयार होगा। तो उन्हें पता था 12 बजे सो के 4 बजे उठना जरूरी है, और 12 बजे सो के 4 बजे उठने के लिए उन्हें किसी अलार्म की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में क्या था,
जिम्मेदारी। जिस दिन तुमने जिम्मेदारी समझी ना अपने दिमाग में कि मेरी जिम्मेदारी है इस डिग्री को हासिल करना, उस दिन तुम्हें किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद उठ जाओगे जितने बजे तुम्हें उठना होगा पढ़ने के लिए, लेकिन तुम्हें उस जिम्मेदारी का एहसास किस दिन होगा ये मैं नहीं जानता। ये तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी का एहसास मेरे अंदर किस दिन आएगा जब मुझे ये पता लगेगा कि ये डिग्री मेरे लिए जान से ज्यादा जरूरी है। ये शौक नहीं है मेरा, क्या है, ये जरूरत है। शौक के लिए नहीं कर रहा मैं यहां ना। शौक के लिए तुम यहां शौक के लिए बैठे तो भाई पैसा रिफंड करके ले जाओ, क्योंकि शौक के लिए फायदा नहीं है ना। ये क्या है तुम्हारी, इसे जरूरत बनाना पड़ेगा। शौक के लिए तुमने कर लिया, 11वीं 12वीं जो करना था कर लिया तुमने, जो रिजल्ट आया जैसा आया वो सब कर लिया तुमने शौक के लिए। तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये डिग्री मेरे लिए, ये नाम, ये डिग्री मेरे लिए क्या है सर, ये मेरे लिए जरूरी है, शौक नहीं है। शौक से ऊपर जब निकल जाओगे ना कि जरूरत पे आओगे तब तो ऑटोमेटिकली अलार्म लगाना भूल जाओगे। मेरी मदर कभी भी अलार्म नहीं लगाते, ऑटोमेटिकली क्या है, ऑटोमेटिक उठती है सुबह 4 बजे, 4 घंटे सोती है। पिछले 40-50 सालों से 4 घंटे ही सो रही हूं, और मुझे नहीं पता कैसे। लेकिन उन्होंने बस एक ही मंत्र बताया कि तुझे कभी भी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब क्या होगा, बस तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। डिग्री क्या है तुम्हारी, डिग्री तुम्हारी जरूरत है। जिस दिन ये जरूरत तुम्हारे अंतरात्मा में चलेगी उस दिन तुम कामयाब हो। तुम्हें किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं है, किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। तुम्हें मेरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन की लाइन लिखता हूं मैं हमेशा, किसके नीचे सर, नोट्स के नीचे देखा होगा। तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन है सर, क्योंकि तुम्हें पता है इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। नेसेसिटी बनाना पड़ेगा आपको डिग्री को, तभी आप जीवन में क्या करोगे सर, आगे बढ़ोगे। कभी मौका मिला मैं मम्मी को लेके आऊंगा तुम सबसे मिलाने, तब तुम्हें लगेगा कि एक इंसान का हीमोग्लोबिन जो 8 रहता है, 8 से कम रहता है, वो इतनी एनर्जी से कैसे काम कर सकता है। तुम्हें लगेगा भी नहीं वो सिर्फ 4 घंटे सोई हुई है कि नहीं बात। इतनी एनर्जी उनके अंदर हर टाइम रहती है, चाहे उन्हें कितना ही पैदल चलना पड़े, वो कई किलोमीटर पैदल चल जाती है, कई किलोमीटर। और हमें स्कूटी और बाइक की जरूरत होती है, कार की जरूरत होती है कि अगर हमें यहां से सेक्टर 34 भी जाना पड़ेगा तो हम बाइक से जाएंगे, मेट्रो भी जाना पड़े तो बाइक से जाऊंगा, राइट। तो तुम्हें उनके बचपन ने उन्हें ये एनर्जी दी है कि हमें वो सब हासिल करना है जो शायद हमारे माँ बाप ने सोचा होगा। तो वो जो जीवन उन्होंने जिया, उन्होंने वो जीवन हमें जीने नहीं दिया, और ना ही तुम्हारे माँ तुम्हें वो जीवन जीने दे रहे, लेकिन उन्होंने बहुत मुश्किल में जीवन गुजारा। 5 भाई बहनों ने। मैं इधर बात 5 के पहुंचो भाई, देश के लिए आर्मी में होना कर्नल बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं बात, राइट। और ये डिग्री तुम देख ही रहे हो, डॉक्टर, लॉयर, है ना, चैंपियन, आर्चरी चैंपियन और गजेटेड ऑफिसर, गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी कहानी, थोड़े बहुत इंस्पायर भी हुए होंगे। हाँ, तो भैया मैं बस ये बात ध्यान रखना, तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे आस पड़ोस में नहीं बैठा, तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ है, तुम्हारे घर में बैठा, उससे जीतना है बस, ठीक है। तो सत्संग समाप्त करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ेंगे आगे।